So a very good morning to all of you. Moving further on fluid mechanics, we will take our next topic, capillarity, a very important phenomenon of fluids. Okay, पहले तो हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं कैपिलैरिटी होता क्या है. It is basically rise or fall of a liquid. Okay, rise or fall of a liquid on small diameter glass tubes, जिसको कैपिलरी ट्यूब्स कहते हैं. rise or fall of a liquid on small diameter glass tubes. Basically this is capillarity. Okay, I hope आप इस तरह का एक्सपेरिमेंट पहले किए होंगे कि लेट अस सपोज ये एक बीकर है. ओके, और इसमें हम लोग मान लेते हैं दिस इज योर वाटर, दिस इज योर वाटर, और दूसरे केस में मान लेते हैं दिस बी योर लेट अस सपोज मरकरी, कुछ भी आप मान सकते हो. तो ये हम मान लिए वाटर और यहाँ पर मान लिए मरकरी. ओके, इसमें अगर हम एक ग्लास ट्यूब डालते हैं जिसको हम कहेंगे कैपिलरी ट्यूब, लाइक दिस. ओके, और अगर इसी तरह का सिमिलर ग्लास ट्यूब हम इसमें डाल दें, मोर और लेस ऐसा हम ग्लास ट्यूब डाल दें. ओके, तो क्या आप ऑब्जर्व करोगे, यू वुड ऑब्जर्व कि ये पानी कहीं राइज कर गया कुछ इस लेवल पे. ओके, और यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे कि ये कुछ फॉल कर गया. मतलब हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज अ केस ऑफ कैपिलरी फॉल एंड दिस इज अ केस ऑफ कैपिलरी राइज. आई होप आपको डेफिनेशन में ये टर्म अब समझ आ रहा होगा कि कैपिलैरिटी मे बी अ राइज और मे बी अ फॉल. अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्मॉल डायमीटर. ओके, स्मॉल डायमीटर ग्लास ट्यूब. इनफैक्ट स्मॉल डायमीटर का एक रेंज भी होता है, ये डायमीटर का रेंज भी होता है. इनफैक्ट आपको ये दिखेगा 1 सेंटीमीटर टू 3 सेंटीमीटर. ओके, डायमीटर का रेंज 1 सेंटीमीटर टू 3 सेंटीमीटर होता है. खैर, इनफैक्ट एक्यूरेटली भी हम लोग बात करेंगे कि किस तरह के एक्सपेरिमेंटल सेटअप में किस तरह का रेंज होना चाहिए, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे. यहाँ पर हम लोग देखें कि वाटर में जब ये ग्लास ट्यूब, जिसको हम लोग कैपिलरी ट्यूब कहते हैं, ओके, प्लेस किए तो देयर वाज अ राइज, और यहाँ पर देखें देयर वाज अ फॉल. अब रीज़न यहाँ पर है कि मरकरी का डेंसिटी आपको पता होगा 13.6 इंटू 10 का पावर 3. ओके, आई होप ये आपको याद होगा, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं, और इसका हम लोग 10 का पावर 3 kg पर मीटर क्यूब एंड kg पर मीटर क्यूब, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं. ओके, जब हम लोग डेंसिटी वाला लेक्चर लिए थे तो उस वक्त ये बात किए थे कि मरकरी का हेवीनेस जो होता है वो 13.6 टाइम्स ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर. खैर, इम्पॉर्टेंट यहाँ ये समझना है कि ये फेनोमेनन ऐसा होता क्यों है. तो उसके लिए वापस हम लोगों को बात करना पड़ेगा जो हम लोग अर्लियर बात कर चुके हैं, कोहेशन, एडहेशन
एंड सरफेस टेंशन। अगर ये 3 टॉपिक आपका क्लियर है, ये 3 फिनोमेनन्स आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, आइदर वो कोहेशन हो, एडहेशन हो या फिर सरफेस टेंशन हो, तो आई होप थिंग्स विल बी वेरी क्लियर। समझते हैं, कोशिश करते हैं समझने का। जैसे ये एक ग्लास ट्यूब, ग्लास का सरफेस है, ये ग्लास का सरफेस है। ओके, एक दूसरा केस भी ले लेते हैं यहीं पर। ये एक ग्लास का सरफेस है। ओके, दिस इज योर वाटर ड्रॉपलेट। वाटर ड्रॉपलेट आई होप स्फेरिकल होता है, हम लोग ये बात किए थे प्रीवियस लेक्चर में। दिस इज अ वाटर ड्रॉपलेट। ओके, एंड लेट दिस बी अ mercury. Sorry, let me change the color so that you can differentiate. We have taken red color here, so we can take, just for your convenience, let this be Hg, mercury. When you would place this water droplet here, okay, it will be something like this. ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, और जब आप इसको मरकरी को यहां पर लाओगे तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस व्हेन दिस प्लेस्ड ऑन ग्लास सरफेस। ओके, रीजन यहां क्या है, रीजन समझोगे, बहुत आसान है। यहां पर ऐसा हुआ कि एडहेशन वॉज ग्रेटर देन कोहेशन। मतलब जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे वो ग्लास के प्रति ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, ग्लास के मॉलिक्यूल्स के प्रति ज़्यादा अट्रैक्टेड थे और वो ग्लास के साथ एक बॉन्ड बना लिए, इर्रेस्पेक्टिव अपने बॉन्ड को तोड़कर। ओके, लेकिन मरकरी के केस में क्या था, कोहेशन मतलब आपस के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ सेम नेचर, दिस वाज कंपैरेटिवली ग्रेटर देन एडहेशन। तो यहां पर विपरीत हुआ, उल्टा हुआ। मतलब मरकरी अपने बॉन्ड को तोड़ने के लिए रेडी नहीं था, ग्लास के साथ बॉन्ड बनाने के लिए रेडी नहीं था। मतलब हम कह सकते हैं कोहेशन वाज ग्रेटर देन एडहेशन। ओके, यहां पर एडहेशन ग्रेटर देन कोहेशन। तो होगा क्या, ये पूरा सरफेस पर वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, चिपक जाएंगे उससे। इसको फ्लूइड में एक टर्म से डिनोट किया जाता है, कहा जाता है वेटिंग। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, वेट होना, गीला हो जाना। और यहां पर कहा जाता है नॉन वेटिंग। ओके, अंतर समझ में आ रहा होगा आपको। तो खैर, आपको ये राइज एंड फॉल ऑफ अ लिक्विड कुछ हद तक क्लियर हो पा रहा होगा कि कोहेशन और एडहेशन ये तो कहीं ना कहीं सीन में आ ही गया। यहां पर जैसे ही हमने एक ग्लास के ट्यूब को डाला तो वाटर, रीजन बिहाइंड एडहेशन वाज ग्रेटर देन कोहेशन, मतलब ग्लास के सरफेस को देखते के साथ वाटर, जितने वाटर के जो मॉलिक्यूल्स थे वो ग्लास के साथ बॉन्ड बनाने लगे और वो ग्लास के साथ चिपकने लगे और वो राइज कर गया। लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ क्या कि कोहेशन वाज रैदर ग्रेटर देन एडहेशन, मतलब इन ग्लास के सरफेस को देखकर मॉलिक्यूल्स आपस में ही ज़्यादा बॉन्डिंग बनाने लगे, जस्ट बिकॉज कि उनके कोहेसिव फोर्सेस जो थे वो ज़्यादा प्रिवेल कर रहे थे ज़्यादा एज कंपेयर टू एडहेसिव फोर्सेस। ओके, खैर इतना तो आप जरूर समझ पा रहे होंगे कि कोहेशन और एडहेशन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन कैपिलरिटी एक्शन। खैर आएंगे, इस पे भी आएंगे हम लोग कि सरफेस टेंशन किस तरह से रोल प्ले करता है। खास बात यहां है कि एडहेशन जब कोहेशन से ज़्यादा हो तो वेटिंग होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन फैक्ट। एंड व्हेन कोहेशन इज ग्रेटर देन एडहेशन, नॉन वेटिंग, मतलब यहाँ पर आप इसको मरकरी को अगर उठा भी लोगे वो पूरा का पूरा उठ जाएगा और ये सरफेस भीगेगा नहीं। ओके, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर थोड़ा सा अपने वेट की वजह से वो शेप थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो अभी का एजेंडा नहीं है, उस पर हम लोग कभी और बात करेंगे। एक खास चीज़ और यहाँ दिख रहा होगा, अगर इसको थोड़ा सा और आप जूम करोगे, ओके, या यहीं पर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करेंगे आप तो ये यहाँ पर एक ऐसे एंगल बन रहा है, इस तरफ भी बन सकता है, एक एंगल बन रहा है। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि ये वाले एरिया में यहाँ कांटेक्ट पॉइंट्स है,
मतलब ये ग्लास के मॉलिक्यूल का ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या है, तो वो पूरे एरिया में वो फैला हुआ था, वो कांटेक्ट, यही दो कांटेक्ट पॉइंट था। तो यहाँ से एक टर्म निकलता है जिसको आप समझ सकते हो, एरिया कांटेक्ट एंगल। ओके, और एक खास चीज़ याद रखना है कि एरिया कांटेक्ट एंगल फॉर, आई मीन टू से इन फॉर दिस केस विल बी ऑलवेज एक्यूट। अब दिस केस का मतलब जब एडहेसिव फोर्सेस कोहेसिव फोर्सेस से अधिक हो तो ये एंगल हमेशा एक्यूट बनेगा। आपको देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये 90 डिग्री है, तो 90 से ये एंगल कम बना, तो ये अगर थीटा है तो थीटा विल बी ऑलवेज एक्यूट। ओके, और यहाँ पर आप अगर एक टेंजेंट लेते हो इस तरह से, देखो आप यहाँ पर ये ऐसे टेंजेंट निकल कर गया या यहाँ से टेंजेंट निकल कर गया, तो ये वाला एंगल नहीं होगा क्योंकि कांटेक्ट ये वाला पे हो रहा है, दिस इज द कांटेक्ट। ओके, तो आपको दिख रहा होगा इस वक्त थीटा क्या दिख रहा है, थीटा विल बी ऑब्ट्यूस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसको दिमाग में रखना पड़ेगा। आई होप टिल नाउ थिंग्स आर वेरी क्लियर, जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। हम लोग आगे फिर बढ़ेंगे। ओके, जस्ट ओके फाइन। आप अगर इसको यहां से उठाकर यहां जूम करोगे तो इट इज समवॉट लाइक दिस। ये कैपिलरी ट्यूब हो गया, ये मरकरी वाला केस ले लेते हैं। ओके, थोड़ा जूम करके देख रहे हैं, इतना डायमीटर होता नहीं है। तो हम लोग अभी बात किए थे कि यहाँ पर थोड़ा सा राइज होगा, तो राइज कुछ ऐसा माने थे, और बोले थे यहाँ पर कुछ फॉल होगा, और बोले थे फॉल कुछ ऐसा होगा। ओके, बट एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है। जूम्ड इफेक्ट में आपको ऐसा नहीं दिखेगा। रीज़न है उसके पीछे, ये यहाँ पर इस शेप का होता है, और यहाँ पर ये इस शेप का होता है। ओके, जस्ट हैव अ लुक। मतलब यहाँ आपको कॉनकेव दिखेगा और यहाँ आपको कॉन्वेक्स दिखेगा। तो ये पर्टिकुलर इसको हम लोग मिनिस्कस कहते हैं। वी कॉल दिस एज मिनिस्कस। तो वी विल से कनकेव मिनिस्कस एंड वी वुड से कन्वेक्स मिनिस्कस। ओके, बट ऑब्वियसली ये वाटर वाली बात हो रही है और यहाँ पर हम लोग मरकरी के केस की बात कर रहे हैं। ओके, अब ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे रीज़न क्या है? तो अभी जो हम लोग पढ़े कोहेशन और एडहेशन, कैसे, जैसे मान लो आप यहाँ पर एक वाटर वाला केस ले लो, तो ऐसा आया था वाटर का ड्रॉपलेट, और अगर हम इसी को उलट दें, फाइन, तो क्या ऐसा होगा? मतलब हम उल्टे साइड से देखें, ऐसा होना चाहिए। तो क्या ये दोनों जब इक्विलिब्रियम पर आएगा तो क्या ये इस तरह का फॉर्मेशन होगा?
अब आप इसको ऐसे इन्वर्ट करके यहाँ पर रखो। आप समझ पा रहे होंगे कि ये इस तरह का फेनोमेनन क्यों होता है। ओके, एक और इसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है, एक और एक्सप्लेनेशन हो सकता है इसका। आप अगर यहां पर बात करो, इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं। ये कैपिलरी राइज था, ये इस तरफ ग्लास का सरफेस था। हम इसको जूम करके दिखा रहे हैं। ये ग्लास का सरफेस था, इस तरफ भी ग्लास का सरफेस है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये जो सरफेस के वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, सरफेस मॉलिक्यूल्स, ओके, तो ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा और इसके तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, क्योंकि हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि ग्लास और वाटर के केस में कोहेसिव फोर्सेस कम होते हैं एडहेसिव फोर्सेस के कंपैरिजन में। तो ड्यू टू एडहेशन ये थोड़ा सा और ऊपर भागने की कोशिश करते हैं, और जो बीच का कह सकते हो वाटर का मॉलिक्यूल्स है, ओके, अब ये जब इस तरफ भागने का कोशिश कर रहे हैं तो ये जो आपस में बॉन्डिंग थी तो वो थोड़ी सी वीक होती है। तो यहाँ से जो डाउनवर्ड्स जो नीचे के मॉलिक्यूल्स वाटर के होते हैं वो इसको और खींचने लगते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं आपको वो प्रीवियस लेक्चर याद आ रहा होगा, लाइक दिस। याद आ रहा है, एक फोर्स इस तरफ गया, एक टेंशन डेवलप हुआ, और यहाँ से जिसको हम लोग कहते हैं सरफेस में एक टेंशन बना, जिसको कहते हैं सरफेस टेंशन। आई होप अभी जो हम लोग डेफिनेशन लिखे थे और ये बात किए थे कि कैपिलैरिटी एक्शन जो होता है वो बेसिकली एडहेशन, कोहेशन और सरफेस टेंशन का कंबाइंड इफेक्ट होता है। या फिर अगर आपसे कोई कहा जाए कि मिनिस्कस का फॉर्मेशन क्यों होता है, तो मिनिस्कस का फॉर्मेशन इज जस्ट बिकॉज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 फोर्सेस, एडहेशन, कोहेशन एंड सरफेस टेंशन। समझोगे आप यहाँ पे। ये मॉलिक्यूल्स इधर भाग रहे थे तो दिस वाज योर एडहेशन, ये मॉलिक्यूल्स इस तरफ भाग रहे थे टच कर ग्लास सरफेस के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, दिस वाज एडहेशन। ये मॉलिक्यूल इसको खींच रहा था, नीचे वाला मॉलिक्यूल ऊपर वाले मॉलिक्यूल को खींच रहे थे, तो दिस वाज योर कोहेशन, जिसके वजह से एक टेंशन डेवलप हुआ, दिस वाज योर सरफेस टेंशन। तो मतलब अगर आज के बाद भविष्य में आपसे पूछा जाता है कि वो मेनिस्कस कैसे बनता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ मेनिस्कस, ओके, वेदर इट बी कनकेव मेनिस्कस और कन्वेक्स मेनिस्कस, तो आपका आंसर होगा इट इज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ you may say adhesion, you may say cohesion and you may say surface tension. I hope things are very clear till now. ओके, तो हम लोग ये चीज़ तो सीख गए कि यहाँ पर ये फ्लैट नहीं होता है, ये इस तरह से कहीं होता है। ओके, आई होप थिंग्स आर क्लियर टिल नाउ, हैव अ लुक ऑन इट। एनीवेज, अब अगर हम लोगों से पूछा जाए कि ये कैपिलैरिटी राइज और कैपिलैरिटी फॉल, ये तो समझ गया कि क्यों होता है। अगर पूछा जाए कि इसके मैग्नीट्यूड के बारे में कोई बात करो, जस्ट हैव अ लुक, आई एम जस्ट कमिंग, वेदर रिकॉर्डिंग इज ओके और नॉट, ओके फाइन, स्टिल वी हैव टाइम। अब आपसे अगर पूछा जाए कि क्यों होता है वो तो समझ में आ गया, अगर इसके मैग्नीट्यूड के बारे में पूछा जाए, ओके, मतलब बताया जाए कि ये h हाइट, या यहाँ से यहाँ जो h आया ये हाइट, मतलब आपसे राइज या फॉल ऑफ, मतलब लिक्विड या कैपिलैरिटी एक्शन जिसको कहते हैं, कहा जाए राइज या फॉल ऑफ लिक्विड का मैग्नीट्यूड क्या है, मतलब बेसिकली हमारा एजेंडा h को निकालना है। ओके, अगर इस पर बात किया जाए तो हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं, ये 2 लाइन का डेरिवेशन है, बहुत आसान है, कोशिश करना आप समझने का। हम लोग केवल राइज सीखेंगे, राइज का उल्टा फॉल होगा, 100% सब कुछ सेम होगा, बस साइन का अंतर होगा। आई होप आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि अगर इस तरफ हम पॉजिटिव लेंगे तो इस तरफ निगेटिव होगा, और सब कुछ सेम होगा डेरिवेशन में, जस्ट साइन का अंतर होगा। ओके, तो वी विल ट्राई टू कंसिडर राइज और उसी के हिसाब से आप फॉल को डिराइव कर सकते हो।
जूम करके दिखाते हैं, यहाँ पर इतना विड्थ नहीं होता है। ओके, अज्यूम कर लेते हैं कुछ ऐसा है। ओके, और हम दिखाते हैं यहाँ से यहाँ तक ये राइज किया। इट इज समवॉट लाइक दिस। ओके, दिस इज योर वाटर, दिस इज योर ग्लास सरफेस। ये भी पढ़ेंगे हम लोग कि क्यों अगर डायमीटर बढ़ जाता है तो हमारा कैपिलरिटी एक्शन क्यों नहीं होता है, वो भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। खैर, आई होप आपको यहाँ पर एट इक्विलिब्रियम बहुत आसान है। एट इक्विलिब्रियम आपको दिख रहा होगा कि अब ये नीचे नहीं आ रहा है, अब ये ऊपर भी नहीं जा रहा है। ओके, तो कहीं ना कहीं दो फोर्स एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं। आप समझ पा रहे होंगे, ये नीचे नहीं आ रहा है, ओके, और ये ऊपर भी नहीं जा रहा है, ये यहाँ पर आकर स्टैग्नेंट हो गया है। तो इक्विलिब्रियम है, मतलब एक फोर्स का कंपोनेंट उस तरफ जा रहा होगा और एक फोर्स का कंपोनेंट इस तरफ जा रहा होगा, और ये दोनों एक दूसरे को काउंटर कर रहा होगा। ओके, अगर हम इसको F1 मान लें और इसको हम F2 मान लें, तो कहीं ना कहीं आप कहोगे कि सर F1 जब बराबर होगा F2 के तो ही ये सिचुएशन पॉसिबल है। अब सोचना बस ये है कि F1 क्या है, F2 क्या है। तो अगर हम F2 के बारे में बात करें तो ये तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि F2 फोर्स जो इसको बैलेंस कर रहा होगा वो इसका वेट है, बट ऑब्वियस है ना, वो उसमें कुछ वो जो पानी हम लोग लिए हैं उसका अपना एक भार होगा। ओके, तो कहीं ना कहीं उसको बैलेंस कर रहा है। तो F1 इज वेरी मच क्लियर, कह सकते हो वेट। ओके, F2 क्या है, तो यहां पर आप देखो ये एयर है और यहां पर वाटर है। तो जब कभी भी दो मीडियम की बात होती है, तो हम लोग तो पिछले 2 लेक्चर से यही सीखते आ रहे हैं कि जब कभी भी मीडियम में चेंजेस आता है तो एक ही फोर्स वहाँ पर डेवलप करता है जो उसको कहीं ना कहीं बांध कर रखे रहता है। ओके, एंड दैट इज़ योर सरफेस टेंशन फोर्स। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग वेट को सरफेस टेंशन फोर्स से इक्वेट करेंगे तो मेरा काम बन सकता है। ओके, जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। दैट्स ऑल, काम हम लोग का बन चुका है। वेट को यहाँ लिखते हैं रो GV। आई होप इतना तो आप जानते हो, प्रीवियस लेक्चर आप एक बार देख लेना, रो GV। और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं सरफेस टेंशन सिग्मा इज इक्वल टू F बाई LC। LC इज योर कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। ओके, अच्छा, ये जो हम लोग कैपिलरी ट्यूब लेते हैं तो कैपिलरी ट्यूब सिलेंड्रिकल होता है, ये समझ पा रहे होगे आप। ये 2 डायमेंशन में आपको रेक्टेंगल दिख रहा होगा, लेकिन ये रेक्टेंगल नहीं है, ये सिलेंड्रिकल है। तो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ तो हमको यहाँ पर LC समझ में आ रहा है 2πr। ये तो मेरा एक काम बन गया। ओके, हमको रो पता है, G पता है, V वॉल्यूम। ओके, तो वॉल्यूम अगर हम यहाँ पर इसका वॉल्यूम ले लें, यहाँ से यहाँ तक का, मतलब जो राइज इन कैपिलरिटी हुआ है, जो हाइट बढ़ा है, आई मीन टू से ये यहाँ से यहाँ तक हाइट बढ़ा है। ओके, तो इस हाइट का अगर हम कैपिलरिटी वॉल्यूम ले लें तो बहुत आसान है, ये होना चाहिए πr²h। तो आप देखो, रो हमको पता चल गया, G पता चल गया, V पता चल गया। सरफेस टेंशन का ये वाला लॉजिक हम लगाएंगे तो LC मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए 2πr। ओके, यहाँ तक होना चाहिए। लेकिन अब दिक्कत आती है
कि यहाँ पर ये सरफेस फ्लैट नहीं है। आप कोशिश करना यहाँ समझने का, ये सरफेस फ्लैट नहीं है, वो सरफेस टेंशन वाला सरफेस, रैदर वो ऐसा है। ओके, और हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे एक इस तरह से एंगल, याद करना आप, थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे। मेनिस्कस को हम वापस यहाँ बनाने का कोशिश कर रहे हैं। जब हम लोग ये देखे थे तो एक एंगल ऐसा बनता था, एक एंगल ऐसा बनता था, और बोलते थे ये वाला एंगल, ये होता था थीटा। ओके, सिमिलरली अगर आप इस तरफ से लोगे ऐसे, तो एक एंगल ये वाला बनता था और एक एंगल ये वाला बनता था। तो आप जब इन दोनों को ऐसे इक्विलिब्रियम पर लोगे तो क्या ये वाला एक एंगल दिख रहा है आपको, ये वाला एंगल? ओके, तो सिमिलरली हमको ये वाला एक एंगल दिख रहा होगा, बट ऑब्वियस है आप इसको लो या इसको लो, वन एंड द सेम थिंग। ओके, तो ये वाला एंगल थीटा दिख रहा होगा, आप इसको ले लो या इसको ले लो, वन एंड द सेम थिंग। ओके, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो सरफेस टेंशन इस तरफ भाग रहा था, सरफेस टेंशन का फोर्स जो है वो इस तरफ भाग रहा था, कुछ इस तरह वाई के शेप में। ओके, लेकिन हमको बैलेंस करना है इस वाले फोर्स को, तो कहीं ना कहीं इसका हमको ये वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो अगर ये थीटा है तो क्या इसका बेस के साथ जो लगा रहता है, ओके, आई होप आप जान रहे हैं cos थीटा इज इक्वल टू b/h। ओके, तो ये वाला कंपोनेंट, इतना फोर्स का कंपोनेंट आप जान पा रहे होंगे, सिग्मा अगर इस तरफ लग रहा है तो उसका थीटा एंगल पे, तो ये ऊपर अगर हम लोग बात करें तो वो सिग्मा cos थीटा होना चाहिए। मतलब यहाँ पर सब कुछ ठीक है, लेकिन ये क्या होगा, दिस विल बी योर सिग्मा cos थीटा इंटू 2πr। जस्ट होल्ड ऑन, just verifying we have time for recording or not. Anyways, तो we got rho gv is equal to sigma cos theta into 2πr। that's all, काम बन चुका है। rho g pi r square h sigma cos theta into 2πr। r से यहाँ r कैंसिल हो गया, पाई से यहाँ पाई कैंसिल हो गया, काम बन चुका है अपना। h निकालना है तो वी वुड गेट 2 सिग्मा इंटू कॉस थीटा बाई रो जी आर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रैदर h इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा बाई रो जी डी। आई होप d इज इक्वल टू d/2 इज इक्वल टू r। आप एक बार वेरीफाई कर लो। ओके, ध्यान रखना है कि हमारा डायमीटर कब हमेशा 1 सेंटीमीटर टू 3 सेंटीमीटर के बीच का ही होगा फॉर कैपिलैरिटी एक्शन। 3 सेंटीमीटर के ऊपर कैपिलैरिटी एक्शन नहीं फिजिबल होता है। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। दिस इज द हाइट कैपिलरी राइज इन केस ऑफ आई मीन वाटर एंड ग्लास। अब अगर यही, आई होप इसमें सब कुछ आपको पता है, वो सिग्मा हो गया सरफेस टेंशन, थीटा हो गया वो एरिया कॉन्टैक्ट एंगल, रो इज योर डेंसिटी, जी इज योर ग्रेविटी, आर इज योर रेडियस। फाइन। कैपिलरिटी राइज, ये तो मेरा कैपिलरिटी राइज हो गया। सेम डेरिवेशन कैपिलरिटी फॉल विल बी माइनस ऑफ, आई शुड राइट हियर, कैपिलरिटी फॉल इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4 सिग्मा कॉस थीटा बाई रो जी डी। माइनस का साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं नीचे गया है। ओके, रेस्ट सारा कुछ सेम है। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। इसके एप्लीकेशन को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। वी हैव मच एप्लीकेशन ऑफ कैपिलरिटी एक्शन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।